तो लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले तो इसमें न्यूरॉन के बारे में देखा था, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, न्यूरॉन की संरचना, न्यूरॉन के कार्य, इसके भागों के नाम, इसका डायग्राम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आ ही सकता है, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, ये इसका डायग्राम आ सकता है। आपको क्या होता है प्रतिवर्ती चाप या प्रतिवर्ती क्रिया, वो समझाने के लिए आ सकता है। और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानव मस्तिष्क। तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आपको फाइनल के एग्जाम में मिलेगा, तय है। और वो टॉपिक किस तरह से पूछते हैं वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा, लेकिन तीनों टॉपिक में से आपको एक क्वेश्चन तो 100% चांस है मिलने के, आ जाएगा क्योंकि उसके अलावा कुछ बचा ही नहीं है। ये वाले टॉपिक जो है वो हटा दिए गए हैं। हाँ, हटाने के बाद भी दे दें तो वो किस्मत वाली बात है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनता था गुरुत्वानुवर्तन, जलानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन के प्रयोग पर एक ऑब्जेक्टिव बनता था और क्वेश्चन भी आ जाता था कई बार। तो छुई मुई के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात करी, कि सुई का पौधा किस प्रकार से बंद हो जाता है। तो इंट्रोडक्शन में उस क्वेश्चन का बड़ा वो था, एक इंटरेस्ट बनाने वाली चीज थी कि कैसे छुई का पौधा बंद हो जाता है। तो पानी को जो है वो कम ज्यादा कर कर पौधे जो है वो उसको अपने को, कुछ गतियां जो है वो वृद्धि पर आधारित होती हैं, कुछ वृद्धि पर आधारित नहीं होती हैं। तो जो छुई की गति है वो वृद्धि पर आधारित नहीं है वाली गति, वो केमिकल प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से कोशिकाओं में पानी कम हो जाता है, निकल जाता है, रिलीज हो जाता है, जिससे कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और हमारा जो है वो पानी जो है वो मतलब कोशिका सिकुड़ जाती है और छुई जो है वो बंद हो जाती है, पानी उसके कारण निकल जाने के कारण से। क्वेश्चन है, पादप हार्मोन क्या है? पादप हार्मोन क्या है? हार्मोन यानी कि कुछ केमिकल, कुछ केमिकल यानी कि यहाँ पर एक वर्णन आया था। अम, यहाँ पर एक वर्णन आया था कि रासायनिक संचरण का, ये रासायनिक संचरण का संदर्भ। विद्युत आवेग उत्पन्न, दूसरे शब्दों में कोशिकाएं सतत विद्युत आवेग ना जनित और ना संचरित कर सकती हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि अधिकांश बहुकोषीय जीव कोशिकाओं के मध्य संचार के लिए अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। तो केमिकल रिलीज करते हैं, विद्युत आवेग हमेशा नहीं कर सकते हैं पौधे जो है वो जनरेट, तो कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जिसके कारण से उनकी जो है वृद्धि भी संभव हो पाती है और कई प्रकार की गतियां जो है वो संभव हो पाती है। वो केमिकल जो है वो पादप के हार्मोन कहलाते हैं। वो केमिकल जो पौधे प्रोड्यूस करते हैं, और वो वृद्धि से रिलेटेड नहीं है, वो मतलब वो क्यों करते हैं वो केमिकल रिलीज, क्योंकि सभी पौधे सभी अंगों तक, पौधे के सभी अंगों तक वो विद्युत आवेग नहीं पहुंचा सकते। तो विद्युत आवेग पहुंचाना तो पड़ेगा उस अंग तक, तभी तो पौधा जो है वो उसके अंगों में वृद्धि हो पाएगी। तो वो पहुंचाने के लिए कुछ रसायन जो है, केमिकल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम हार्मोन कहते हैं। उदाहरण जरूर लिखोगे इसमें, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, ये सब उदाहरण है जो कि आपने अभी लास्ट क्लास में देखे और उनका काम क्या है वो भी देखा है ना। तो जिब्बेरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और यहाँ पर एब्सिसिक अम्ल, ये सभी जो है पादप के हार्मोन है, उदाहरण लिख दोगे। सुई में पादप की पत्तियों की गति प्रकाश की प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है? ये जो है वो परमानेंट वाली गति है जो वृद्धि को प्रभावित करती है। प्ररोह की गति जो है वो वृद्धि को प्रभावित करती है, पौधे की वृद्धि उस पर टिकी हुई है। जबकि छुई मुई की गति जो है वो वृद्धि पर नहीं टिकी हुई है। एक प्रकार से हमारे में जैसी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती है ना, पौधों में वो चीज जो है वो गति गति पर आधारित चीज होती है। वो उनकी ये इच्छा की गति, मतलब ये अनैच्छिक है उनके लिए, अपने आप होगी वो गति, उनकी वृद्धि होगी जब नया पौधा जो है, नई कोशिकाएं बनते जाएंगी, कोशिकाएं डिवाइड होते जाएंगी, कोशिका के मतलब पेड़ के प्ररोह से नया पेड़ जो है वो बनता ही जाएगा। वो कॉमन सी बात है, अनैच्छिक है, वो होगी। हमारे जैसे हृदय की स्पंदन, हमारा हृदय हार्ट करता रहता है, हम जो है वो अपने आप होता रहता है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम इच्छा नहीं चाह रहे कि 1 घंटे के लिए हम हार्ट बीट बंद कर लें या 2 घंटे के लिए चालू रखें, वो नहीं है, वो अनैच्छिक क्रिया है हमारी। उसी प्रकार से पौधों में जो वृद्धि होती है वो, ये वृद्धि उनके कंट्रोल में नहीं है, ये अनैच्छिक क्रिया है। जबकि ये वाली उनके कंट्रोल में, ये भी एक तरह से है नहीं, इसलिए उन्होंने ऐच्छिक और अनैच्छिक नहीं बोला है पादपों में। लेकिन मैं आपको कंपेयर करके बता रहा हूँ जैसे कि हमारे में होती है। तो वृद्धि पर, उनकी वृद्धि को प्रभावित करती है एक गति, वो ये वाली गति है। और वृद्धि को प्रभावित नहीं करती है, वो ये वाली गति है। अपन ने दो गतियों के बारे में बात करी थी, यहाँ पर साफ साफ आया हुआ था, वृद्धि के कारण गति, और ये दो ही टॉपिक थे। वृद्धि के कारण ये दिखा हुआ है। पादप में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक वृद्धि पर आश्रित और दूसरी वृद्धि से मुक्त।
तो जो वृद्धि पर आश्रित है वो प्ररोह से नए तने का बनना, नए पौधे का बनना, वो वृद्धि पर आश्रित है। और जो वृद्धि पर आश्रित नहीं है, वो छुई मुई का मुरझाना जो है वो वृद्धि पर आश्रित गति नहीं है। तो वही इसमें लिखना पड़ेगा। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन सबसे अच्छा है। ऑक्सिन जो है वो प्ररोह के अग्रभाग में पाया जाता है और कोशिकाओं में लंबाई में वृद्धि में सहायक करता है, वृद्धि हार्मोन है। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? तो किसी सहारे के चारों ओर प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है? तो ऑक्सिन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सिन के बारे में। जब पादप पर एक ओर से प्रकाश आ रहा होता है तो ऑक्सिन ऑक्सिन वितरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में जाता है। प्ररोह की प्रकाश से दूर वाली साइड में ऑक्सिन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है, अतः पादप प्रकाश की ओर मुड़ता हुआ दिखाई देता है। यही आपको लिखना पड़ेगा उसमें, है ना, कि कैसे जो है ऑक्सिन काम कर रहा होता है। उसके बाद है जलानुवर्तन दिखाने के लिए एक प्रयोग की अभिकल्पना कीजिए। तो जलानुवर्तन के लिए हम क्या करेंगे, एक टिन का डब्बा, एक वीडियो दिखा देता हूँ इसका। जलानुवर्तन, इसका इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन एक बार सर्च करके देख लेते हैं। जलानुवर्तन का एक प्रयोग है, गमले को जो है पानी को देखोगे, गमले को तिरछा रखना है तो जड़ें जो है पानी की तरह बहती हैं। हाइड्रोटोपिस। तो ये है हमारा हाइड्रोटोपिज्म का उदाहरण। इन्होंने ये भी किया हुआ है एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन भी दिखाया हुआ है। तो गुरुत्वानुवर्तन का भी वीडियो देख लेंगे। एनिमेशन है ये वाला, तो एनिमेशन देख लेते हैं एक बार। Aim to study the response of plant to water. Material required: 2 glass troughs, 2 tiny seedlings, a small clay pot, soil and water. Procedure: first, take 2 glass troughs A वही है कि and नहीं है B. पता नहीं। Water the soil daily in the trough A uniformly. B. Put water daily in the clay pot. बीकर जैसे ले लेना है, मिट्टी डाल देना है, दोनों पौधे एक जैसे लगा देना है, इसमें रेगुलरली पानी देना है, इसमें थोड़ा सा क्ले पॉट दिया वगैरह रख के उसमें पानी देना है, जिसके कारण से यहाँ पर जड़े जो है वो, यहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा, क्ले पॉट जहाँ रहेगा वहाँ पर पानी ज़्यादा रहेगा। वीडियो को क्या हो गया यार, चल तो नहीं रहा। Only. Sixth, after a few days, dig out the seedling from both the troughs and observe it. आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर जो दूसरा एक पौधा था, ये वाला पौधा जो है सिंपल, इसकी जड़ें फैली हुई हैं, सिंपल ही नीचे की तरफ फैली हुई हैं। इसकी जड़ें जो हैं जिस साइड पानी रहेगा ना उस साइड ज्यादा फैल जाती हैं। तो पानी की तरफ जो है वो जड़ें गति कर रही You होती will हैं। observe that the root of the seedling present in the trough A is straight, while the root of the seedling present in the trough B is bent to. जो पहले वाले बीकर में रहेगा पौधा, उसकी जड़ें बिल्कुल सीधी सीधी जा रही होंगी। जो दूसरे वाले में रहेगा, क्योंकि उसने पॉट में पानी रखा था आपने, एक साइड पानी ज्यादा हो रहा था, दूसरी साइड पानी कम था, तो जड़ें जो है उस साइड, जिस साइड पानी था ना Towards the उस साइड मुड़ direction जाएंगी। of the clay pot. Conclusion: in the trough A, as the soil. प्रैक्टिकल यही दिखा रहा है कि पानी की तरफ से कैसे जो है जड़ें जो है एक साइड होने लगती हैं, जलों की गति जो है वो पानी की तरफ कैसे मिल जाती है ना। और देखते हैं इसके वीडियोस, देखते हैं क्या होता है। ये एक जियोट्रोपिज्म है, Geotropism may गुरुत्वानुवर्तन be का एक defined प्रैक्टिकल as है a जो कि coordinated रियल में उन्होंने किया हुआ orientational है। देखते हैं response क्या of a होता है plant इसमें। to the force of अच्छे gravity. वीडियोस हैं यहाँ पर Geotropism is बायोलॉजी exhibited by को all higher समझाने के लिए। plants and many lower plants, including certain immobile animals. Plant roots are usually positively geotropic and move towards the stimulus of gravity, ग्रेविटी की तरफ while मूव shoots are करती हैं, negatively geotropic and move away from gravity. जबकि पत्तियां जो है वो नेगेटिवली जो इसमें ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखता है, पत्तियां जो है ऊपर की तरफ जाती हैं, जबकि रूट्स जो है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखता है, वो नीचे की तरफ जा रही होती हैं।
The effect of auxins in roots is just the opposite to that in the shoot tips. In roots, ऑक्सिन auxins accumulate on the lower side of the roots and retard rather than ऑक्सिन यहाँ accelerate the पाया जाता है growth and जड़ों में। extension of cells on the lower surface, thereby causing a downward curvature of the roots. In this experiment, we'll be investigating the effect of gravity on the growing मटर है क्या? roots of germinating seeds. For this experiment, we'll बताया need नहीं the कौन से following: बीज है। a large petri dish, germinating seeds with straight roots, अंकुरित कुछ चाहिए आपको, बीज चाहिए कुछ अंकुरित बीज, और एक पेटेड filter चाहिए papers. और टिश्यू पेपर Take the चाहिए। petri dish and line the bottom of the plate with filter paper pads. उसमें टिश्यू पेपर लगा देना है। Wet the filter paper by adding some water. पानी डाल देना है, टिश्यू पेपर पानी अच्छा सोख लेता है, वही यूज करना है। That one उसमें seed जो है has वो its root facing downwards. ऊपर एक नीचे रख रहे हैं बीज Plate को, with its The seeds are pressed by the lid against the pad उसके बाद and जो है remain in position. कांच की एक वो लगा दी प्लेट जैसे, Alternatively, you may arrange the seeds in the petri dish in this manner. इस तरह से भी रख Either सकते ways, हैं। once the setup is complete, position the petri plate vertically in this manner. और फिर उसको वर्टिकल रख देना है। उसको एक बार फिक्स कर लिया आपने, कैसे भी सीधे रखना हो सीधे रखो, ऐसे रखना है ऐसे रखो, और वर्टिकली उसको खड़ा रखना है पेटी डिश को। तो आप देखेंगे Place the petri plate आगे in जो the जड़ dark for a बढ़ती few हैं days. वो नीचे की तरफ After झुक a few जाती है। days, observe the roots in the petri dish. You'll कुछ notice that दिनों the बाद roots are देखेंगे तो जड़ जो है वो नीचे की तरफ जा रही होंगी। ये क्या दिखा रहा होता है? ये दिखा रहा होता है begun to गुरुत्वानुवर्तन। bend downwards along the force of gravity, गुरुत्वाकर्षण के कारण suggesting से that the जड़ों roots are का आकार जो है positively चेंज हो जाता है। geotropic. You may also find that the young shoots, if they have already appeared, begin to bend away. ये देखो, अगर अगर वो इस साइड आपने ऊपर रखा था तो वो नीचे की तरफ बेंड होने लगी। ये तो नीचे की तरफ थी, ये सीधा रखा था तो ये भी नीचे की तरफ जाने लगी है गुरुत्वानुवर्तन के कारण से। यहाँ पर क्लैंप लगा के उन्होंने ऐसा रखा हुआ है पेटी डिश In an को। opposite direction to the ये force of gravity. गुरुत्वानुवर्तन का प्रयोग है, वाकई सही है। हाइड्रो के बाद यहाँ पर Geotropism. प्रकाशानुवर्तन Curvature और देखें। movement of the shoot have taken a monocot mechanism. It is slowly mechanism. गुरुत्वानुवर्तन बता रहे हैं। After few gravity, in the clinostat setup, we can observe taking a seedling or sapling where we can't find any curvature in the shoot as well as in the root because it has maintained the gravity and lateral light equally distributed. Therefore, it doesn't show any curvature. उन्होंने एक प्लांट को दोनों को प्रकाश में रखा हुआ है, एक को रोटेट कर रहे हैं लगातार, एक को फिक्स रखा हुआ है। जिसको रोटेट कर रहे थे ना, उसके जो वो थे हमको जो निकल रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल रही है, और जो सीधा रखा हुआ था ना वो नीचे की तरफ झुक गए हैं। तो वो गुरुत्वानुवर्तन के कारण से जाहिर सी बात। अच्छा, सॉरी, नीचे की तरफ क्या जड़ें झुकी होंगी नीचे की तरफ। ये जो ऊपर, ये जो है वो प्रकाश की तरफ बढ़ रही है, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ रही है। Movement ये देखो, in the shoot जड़ दिखा as रहा well है। as in the roots. The shoots are apogeotropic. जड़ जो है वो नीचे की तरफ Therefore, it जाती है bends away from the गुरुत्वानुवर्तन के light कारण से, और ये source जो है वो प्रकाश and की तरफ shoots ऊपर are बढ़ती है, ऊपर geotropic वाली in चीज। nature and grow towards तो the इसका soil शेप ऐसा कुछ दिख रहा है, साइड से देखेंगे तो ज्यादा। or the ground. ये देखो, यहाँ अच्छे से दिख रहा है। ये देखो, ये ऊपर की तरफ जा रही है, जड़ें कहाँ जा रही है? वो नीचे की तरफ, क्योंकि ये फिक्स रखा हुआ है। वो घुमा रहे हैं, उसको घुमा रहे हैं तो लाइट उस पर सब पे बराबर पड़ रही है, जिसके कारण से वो सीधी है। ये प्रकाशानुवर्तन और जलानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन के प्रयोग हैं। Suggesting that the सिंपल shoots सी बात है, जड़ें जो है वो पानी की तरफ गति करती हैं, ग्रेविटी के कारण से नीचे जाती हैं। जो प्ररो रहता है ऊपर जो रहता है वो गुरुत्वानुवर्तन के विपरीत गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है, प्रकाश की तरफ गति कर रहा होता है। ये चीजें हैं गुरुत्वानुवर्तन वाले प्रयोग में, और ज्यादा कुछ खास नहीं है, ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। तो उसके बाद जो है हम एटोम हार्मोन पढ़ रहे थे। हाँ, कुछ पूछना है किसी को? भैया मुझे पूछना है, आई नो आपने एक्सप्लेन कर दिया है, बट आप एक बार और वो क्या रहता है और जलानुवर्तन कर सकते हैं एक्सप्लेन? गुरुत्वानुवर्तन गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा हुआ शब्द है। गुरुत्वानुवर्तन में क्या होगा? पौधे की गति से रिलेटेड है सब।
सभी चीजें, तीनों चीजें गति से रिलेटेड हैं, और बता रहे हैं धनात्मक और ऋणात्मक गति हो रही है उसमें। गुरुत्वानुवर्तन का प्रयोग दिखा रहा है पौधे की जड़ें गुरुत्वाकर्षण की तरफ झुकती हैं, उसी को लेकर उन्होंने सीड का प्रयोग किया, अंकुरित सीड थे उसको जर्मिनेट किया, उसकी जो अंकुरण हुआ वो गुरुत्वानुकर्षण के कारण से पहले सीधा था, फिर उसके बाद गुरुत्वानुवर्तन के कारण से, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से वो नीचे हो गए। उसका मतलब क्या हो जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से उसका जड़ की प्रोसेस, जड़ जड़ जो जाती है वो गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ से नीचे जाती है। आप कैसा भी पौधा रखो जड़ नीचे की तरफ जाएगी, उसकी सीधी स्ट्रेट नहीं जाएगी, जड़ों को सीधा जाना चाहिए था लेकिन गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो नीचे जाएंगी। गुरुत्वानुवर्तन ही। अच्छा, इसके विपरीत जो प्ररोह वाला भाग होता है, प्ररोह बोलते हैं जो तना वाला हिस्सा है जो आगे नया मिल रहा होता है, वो गुरुत्वानुवर्तन नेगेटिव गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन दिखाता है, तो वो नीचे जाने की जगह ऊपर जा रहा होता है। मतलब जो प्ररोह वाला भाग है ऊपर जाएगा, जड़ें जो है वो ऐसे जाएगी। आपने स्टार्टिंग में पौधा ऐसा रखा था, उस दोनों स्ट्रेट थी, जड़ें भी ऐसी निकली हुई थी सीधी, और उसके ऊपर पौधा भी ऐसा था, मतलब जड़ें ऐसी और पौधा ऐसा ऐसा था, दोनों स्ट्रेट थे। जैसे ही आपने तिरछा रखा तो कुछ दिनों बाद जड़ें इस तरफ जाएंगी, पौधा इस तरफ जाएगा, जो प्ररोह वाला हिस्सा रहेगा वो इस साइड जाएगा। ये गुरुत्वानुवर्तन का प्रयोग है। जलानुवर्तन में क्या करेंगे, यदि कोई गमला लेते हैं हम और गमले में पानी इकट्ठा एक साथ जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जड़ें बिल्कुल सीधे सीधे जो है वो आगे बढ़ रही होंगी, प्ररोह सीधा सीधा आगे बढ़ रहा होगा। जलानुवर्तन का ऊपर वाले से हिस्से से कोई लेना देना नहीं है, प्ररोह से ज्यादा लेना देना नहीं है, जड़ों से लेना देना है। तो जलानुवर्तन के प्रयोग में पानी अगर सिंपल डालोगे आप तो जड़ें सीधे सीधे यूनिफॉर्मली आगे बढ़ेंगी। एक हिस्से में पानी ज्यादा रखोगे, दूसरे हिस्से में पानी कम रखोगे, तो जड़ें जो है वो पानी की तरफ आगे बढ़ेंगी। ये जलानुवर्तन का प्रयोग है, जड़ें पानी की तरफ आगे बढ़ेंगी। प्रकाशानुवर्तन के प्रयोग में क्या करते हैं, प्रकाश हम रखते हैं, यदि पौधे को तिरछा रख देते हैं, यदि तिरछा रख देते हैं, जो प्ररोह वाला हिस्सा है वो प्रकाश जहां सा जिस साइड से उसको प्रकाश मिल रहा होगा उसी साइड से आगे बढ़ने लगेगा। वो जो प्ररोह वाला हिस्सा है वो किस साइड से आगे बढ़ेगा, जिस साइड से प्रकाश आ रहा है उसको ज्यादातर मिल रहा है उसको वो उसी साइड से आगे बढ़ेगा। अब घरों में जैसे मान लीजिए आपके ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहां पर सुबह की धूप नहीं मिल रही है, दिन की धूप मिल रही है, या फिर रोटेट हो रहा है, पूरे 12 घंटे की धूप मिल रही है उसको, तो पौधा जो है वो स्ट्रेट ही रहेगा क्योंकि उसको सन की डायरेक्शन सभी डायरेक्शन में मिल रही है। अगर आपके घर में छांव है और पौधे को जो है वो केवल शाम की धूप मिल रही है, या फिर पर्टिकुलरली सुबह की धूप मिल रही है, दोपहर और शाम की धूप नहीं मिल रही है आपके अलग अलग डायरेक्शन के कारण से, तो पौधे की जो गति होगी वो उसी दिशा में होगी जिस दिशा से उसको सूर्य का प्रकाश मिलता होगा, ज्यादातर गति उसी दिशा में होगी। क्या हुआ लोकेश? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, चलो अच्छा है। हाँ, अब आता है हार्मोन के बारे में। ये रसायन या हार्मोन जंतुओं में किस प्रकार सूचनाओं के संचरण में सहायक, जैसे हार्मोन पौधे में बताए उनकी गति के लिए जिम्मेदार हैं, गति हो रही थी, वैसे इंसान और जंतुओं में भी कुछ जंतु जैसे गिलहरी को लीजिए, जब वे विषम परिस्थिति में होती हैं तो क्या महसूस करती हैं, वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करती हैं, दोनों ही वर्ड जटिल प्रक्रियाएं हैं। कभी किसी गिलहरी के बच्चे को खिलाया है, किसी गिलहरी के बच्चे बच्चे को, चिड़िया के बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को हाथ में लिया है कभी? भैया चिड़िया के बच्चे को लिया है। चिड़िया के बच्चे को लिया है, उनकी हार्ट बीट कभी महसूस करी है हाथ में रहते हो तो? भैया इतना ध्यान नहीं दे पाते। बिल्ली के बच्चे को थोड़ी जरूर तेज रहती है, तेज रहती है। थोड़ी तेज है ना। जब हाथ में ले लेते हैं तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। भैया हम्म जब बिल्ली को मतलब बिल्ली के बच्चे को लेते हैं ना तो पासते हैं, मतलब आवाज क्लियर नहीं आई, क्या करते हैं? कपाहट होती है उनमें जब उनको लेते हैं ना बच्चे बहुत को। सही, बहुत बढ़िया, सही ऑब्जर्वेशन है। बिल्ली के बच्चे जब हाथ में होते हैं और आप उनको उठा के ऊपर करते हो तो सबसे पहले उनकी निगाहें नीचे ही होती है, मैं कितने ऊपर आ गई, हार्ट बीट तेज हो जाती है और थोड़े थोड़े कपकपाने लगते हैं। कुत्ते के बच्चे के साथ भी ऐसे ही होता है। जो कुत्ते के बच्चे को अपन जब छोटे होते हैं और हाथ में लेकर ऊपर करते हैं तो नीचे देख कर डरते हैं, इसलिए कभी कभी कांपने भी लगते हैं कुत्ते के बच्चे, जो छोटे कुत्ते होते हैं, पपी होते हैं, वो कांपने लगते हैं। उनकी बॉडी जो है वो उस हाइट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती है, उनको डर लगता है अगर गिर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, ये डर आता है उनमें। तो वही बात यहाँ पर आ रही है, वे अपना शरीर लड़ने के लिए या भाग जाने के लिए तैयार करते हैं, दोनों ही बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं जिन्हें नियंत्रित तरीके से अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अनेक प्रकार के फिल्म, चलो छोड़ो इस बात को। अगर आपके पास, अच्छा हाँ, नॉर्मली आप दौड़ते हो, जैसे
आप नॉर्मली दौड़ते हो, आपकी स्पीड मान लो 6 किलोमीटर पर आवर या 8 किलोमीटर पर आवर या 10 किलोमीटर पर आवर। अगर आपके पीछे कोई खूंखार कुत्ता छोड़ दिया जाए तो क्या स्पीड बढ़ेगी? हाँ भैया, क्यों नहीं बढ़ेगी डर में। आप नॉर्मल से तेज भाग रहे होगे कि नहीं? अगर कोई खूंखार कुत्ता पीछे पड़ जाएगा या शेर पीछे पड़ जाएगा, चलो छोड़ो कुत्ता छोटी मोटी चीज है, शेर पीछे पड़ जाएगा, तेज भागो कि नहीं भागो? भैया मर ही जाएंगे। भागने की भैया कोशिश तो चक्कर आ करोगे, जाएंगे। तेज भागने की कोशिश तो करोगे जितना तेज हो सकेगा। आप नॉर्मल से तेज भाग रहे होगे। अच्छा, जब नॉर्मल से तेज भाग रहे होगे तो एनर्जी भी तो चाहिए ना, एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। एनर्जी तेज चाहिए तो एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जो ऑलरेडी शरीर में होगी वही एनर्जी जो है वो यूज की जाएगी। तो वहां पर हमारी बॉडी के द्वारा एक संकट मोचन हार्मोन, संकट मोचन या मोचन हार्मोन छोड़ा जाता है, उसको संकट मोचन हार्मोन बोलते हैं, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। वो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है तो आपकी कोशिकाओं को, जो पेशी कोशिकाएं हैं, आपकी जो पैर की कोशिकाएं बेसिकली अगर बोले तो, उनको ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा काम करना पड़ रहा है। बॉडी आपकी जल इसलिए आप देखोगे कि दौड़ लगाते हो तो जल्दी जल्दी सांस भी चलने लगते हो, सांस तेज से चलने लगती है। क्यों? क्योंकि बॉडी जो आपने यूज कर लिया ना एकदम से उस एनर्जी का, वो एनर्जी जो है वो बॉडी को वापस चाहिए। तो एनर्जी जो है ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में रिलीज कर रही है बॉडी, तो ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में चाहिए भी पड़ेगी, इसलिए हमारी सांस की दर जो है वो तेज हो जाती है, ताकि उस दौरान हम ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा से ज्यादा ले सकें, है ना। गिलहरी के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। यदि गिलहरी में शरीर कोई बिल्ली उसको खाने के लिए दौड़ेगी तो बहुत तेज भागेगी वो, बिल्कुल उसकी हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, उसको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत भी करना होगी, ज्यादा जरूरत पड़ रही होगी ऊर्जा की, जिससे वो तेज से तेज भाग सके। यदि गिलहरी में शरीर अभिकल्प तंत्रिका कोशिका द्वारा केवल विद्युत आवेग पर आश्रित होगा तो आगामी क्रिया को करने के लिए प्रशिक्षित ऊतकों का परिसर सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है तो यह शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहत हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित एड्रीनलिन हार्मोन द्वारा मनुष्य सहित अनेक जंतुओं में यह किया जाता है। इन ग्रंथियों की शरीर में स्थिति जानने के लिए 7.7 देखिए। यहाँ पर जो हार्मोन का नाम आया है यही जो है संकट मोचन हार्मोन है, आपका एड्रेनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्रंथि होती है हमारे बॉडी में, कहाँ होती है? यहाँ पर होती है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि को इन्होंने जो है वो परावर्तु ग्रंथि लिख दिया था, हिंदी में कुछ अलग नाम लिख दिया, पिनियल पिनियल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि हिंदी में क्या बोलते होंगे उसको? इसमें टेबल बनी होगी। एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पर लिख रहे हैं। किस अंग से निकल रही है वो तो नहीं, एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि जहां तक है इसको बोलते हैं हिंदी में अधिवृक्क, किडनी के जस्ट ऊपर पाई जाती है। एक बार देखते हैं गूगल पर सर्च करके, हिंदी का नाम एड्रिनल ग्रंथि का पता नहीं क्या है। एड्रिनल ग्लैंड इन हिंदी, तो जो ऑक्सीजन बढ़ा रही होती है ना एड्रिनल ग्रंथि को, एड्रिनल ग्रंथि प्रत्येक वृक्क के युवा के ऊपर, हाँ भाई भाई अधिवृक्क ग्रंथि कंफर्म। हमारे किडनी के ऊपर जो है अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है, और यही जो है एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित कर रही होती है, जिसके कारण से हमारा शरीर जो है किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए तैयार होता है। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में स्रावित हो जाता है, और मतलब एड्रिनल ग्रंथि क्या स्रावित कर रही है? एड्रेनलिन हार्मोन एक रसायन है, बॉडी में डायरेक्ट स्रावित हो जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों तथा विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की ओर कर देता है। डायाफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं मिलकर जंतु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये जंतु हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों का भाग है जो हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। ऑब्जेक्टिव आता है, अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर का भाग है जो शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो पहला मार्ग क्या है? हार्मोन स्त्रावण शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा मार्ग है। तो पहला मार्ग क्या है नियंत्रण और समन्वय का?
अरे भाई पहले पोर्शन में क्या पढ़ा आपने चैप्टर के? चैप्टर 2 तंत्रिका का तंत्र। खत्म बात। पहला मार्ग जो है तंत्रिका तंत्र ही है। तंत्रिका तंत्र बॉडी के पूरे अंगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, शरीर के हर एक कोने तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसी कारण से जो है हमें दूसरे मार्ग की भी जरूरत होती है, जो कि हार्मोन्स उसको कंप्लीट करते हैं, हर कोशिका तक पहुंचने का काम कर रहे होते हैं। इसीलिए जो है हमको हार्मोन की जरूरत होती है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र सभी अंगों तक नहीं पहुंच पा रहा होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ भी था। एक बार फिर से आया, यदि गिलहर के शरीर में अभिकल्प तंत्रिका कोशिका केवल विद्युत इसी में आया है वही चीज। आगामी क्रियाओं करने के लिए पैसे की ऊर्जा को परिसर सीमित होगा, जो रेंज होगी विद्युत आवेग की, जो रेंज होगी विद्युत आवेग काय में तंत्रिका तंत्र में जो रेंज होगी वो सीमित होगा। दूसरी ओर यदि रासायनिक संकेत भी भेजा जाता है, रसायन के माध्यम से संकेत भेजा जाता है तो शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है और आवश्यक परिवर्तित परिसर बृहत हो जाता है। जो हार्मोन्स हैं उनकी पहुंच शरीर के बहुत ज्यादा अंगों तक है, और जो विद्युत आवेग की पहुंच है वो थोड़ी सी कम है उनकी तुलना में, हार्मोन्स की तुलना में। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला है एड्रेनलिन। तो ये बात फिर से उन्होंने दूसरे शब्दों में लिखी हुई है। आपको स्टार्टिंग में भी इसको करवाया था उन्होंने परिचय कि क्यों हमें हार्मोन्स की जरूरत होती है। जब पादप हार्मोन पढ़ रहे थे उसमें आया था, सभी जगह तक नहीं पहुंच पाता तंत्रिका तंत्र, इसलिए जो है हमें हार्मोन्स की जरूरत होती है। तो जब हम पे एड्रेनलिन घुलता है तो शरीर में क्या क्या होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई आश्चर्यचकित वाले करने की चीज नहीं है। एड्रेनलिन सीधा रुधिर में विस्तारित करके शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। हृदय सहित ये लक्ष्य अंगों तक विशिष्ट ऊतकों पर कार्य करता है। परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ताकि हमारे पेशियों को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिल सके। वही चीज आपको बताई मैंने। पाचन तंत्र तथा त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। जब आप दौड़ रहे होगे ना, तो एनर्जी जो पाचन तंत्र खाने पचाने में लगा रहा था ना शरीर, उसकी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। भैया खाना बाद में पचा लेना, पहले भागना जरूरी, जान बचाना जरूरी, नहीं तो शेर का पाचन हो जाएगा, अपन शेर का पाचन तंत्र में चले जाएंगे। तो हमारा बॉडी हार्मोन्स इसी तरह से नियंत्रित कर रहे होते हैं। नियंत्रण और समन्वय, कोऑर्डिनेशन, यही तो है। उधर की एनर्जी की अभी जरूरत नहीं है, अभी जान बचाना है, तेज भागना है। पाचन का जो है वो वाली एनर्जी ले लो, यहाँ पर पाचन की एनर्जी और त्वचा की जो रुधिर की आपूर्ति है वहां पर कम कर दो, और पेशियों को पहले भेजो, वहां भागने की ज्यादा जरूरत है। क्योंकि इन अंगों की छोटी पाचन तंत्र रुधिर में आपूर्ति कम हो जाती है, क्योंकि इन अंगों की छोटी धमनियों के आसपास की पेशियां सिकुड़ जाती हैं। तो उन धमनियों की पेशियां जो है वो धमनी जो है चपटी हो जाती है थोड़ी सी, और यह रुधिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की तरफ कर देता है। कंकाल पेशियों की तरफ कर देता है। कंकाल पेशियां मतलब हड्डियां होना चाहिए मेरे ख्याल से, कंकाल पेशियों की तरफ कर देता है। डायफ्राम तथा पसलियों की पेशी के संकुचन से श्वसन दर भी बढ़ जाती है। हार्ट पंप कर रहा है तो भी दर्द थी, और धमनियां सिकुड़ गई ना, धमनियां सिकुड़ गई, पतली हो गई, तो और ज्यादा इसके कारण से और ज्यादा जो है सांस की दर जो है बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रिया मिलकर जंतु को शरीर की स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। ये सारे काम होते हैं जब हमारे सामने संकटग्रस्त स्थिति आती है। तुरंत जैसे ही आपको शेर दिखा, जैसे ही शेर दिखा, माइंड तैयार होगा, भागने के लिए तैयार हो जाए। एड्रिनल ग्रंथि तुरंत एड्रिनल हार्मोन छोड़ेगी, वो तुरंत रुधिर में प्रभावित होगा, रुधिर से प्रभावित होते हुए पूरे शरीर में फैला दिया जाएगा। और ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ाने के लिए जो है हार्ट तेज तेज पंप कर, जैसे एड्रेनलिन ग्रंथि आएगा हार्ट तक पहुंचेगा, हार्ट जो है तेज तेज पंप करने लगेगा, ताकि उसको मालूम है ऑक्सीजन की आपूर्ति ज्यादा करना है, और आपने भागना चालू कर दिया है। भागना चालू कर दिया ऑक्सीजन, अब वो दिमाग सोचेगा भैया एनर्जी अब पाचन में मत लगा, आपने चाउमीन वाउमीन जो भी खाई हुई है उसको बाद में पचा लेंगे, अभी एनर्जी की जरूरत पैरों को है। वो तुरंत जो है वो उसकी रुधिर वहां से कम कर देगा। त्वचा और पाचन से रुधिर कम करके जो है जहाँ कंकाल पेशियों को जहाँ जरूरत है दौड़ने के दौरान उस एनर्जी की जरूरत है, वहां एनर्जी सबसे पहले देगा, और आपकी धमनियां जो है वो सिकुड़ जाएंगी। उसके कारण से भी आपकी सांस दर जो है वो तेज हो जाएगी, आप तेज तेज जो है सांस ले रहे होंगे। एक रीजन वो भी, हार्ट भी तेज बीट कर रहा है, धमनियां चपटी हो गई हैं, उसके कारण से भी आपकी सांस दर बढ़ जा रही है। ये सब चीजें होता है जब आप संकटग्रस्त स्थिति में होते हैं, है ना। एक अच्छी चीज है, वो प्रैक्टिकली बता। ये हमारी बॉडी है, ये मेल फीमेल की बॉडी दी हुई है। दोनों में मैंने पहले ही बताया, इंट्रोडक्शन में बताया था, यहाँ तक की ग्रंथियां बिल्कुल समान होती हैं, और जो मेन अंतर होता है वो जनन अंगों में होता है, और वो नॉर्मली है। आपको मालूम है एक बेबी बॉय और बेबी गर्ल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मेल्स में, लड़कों में जो है वो वृषण पाए जाते हैं, और गर्ल्स में जो है वो अंडाशय पाए जाते हैं। अच्छा, वृषण में जो है वो मतलब जो लड़के होते हैं उनमें जो है हार्मोन निकलता है, उसको टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बोलते हैं। और फीमेल्स में जो हार्मोन निकलता है उसको एस्ट्रोजन हार्मोन बोलते हैं।
यहाँ पर आएगा एक। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे और भी ग्रंथियाँ होती हैं, और भी अच्छा, और भी हार्मोन के बारे में चर्चा करना है, केवल इसी पे नहीं। स्मरण कीजिए कि पादप में हार्मोन होते हैं जो दिशिक वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जंतु हार्मोन क्या कार्य करते हैं इसके उदाहरण के लिए पादप अपने शरीर पर अनेक स्थानों पर पत्तियां उगाते हैं, लेकिन हम अपने चेहरे पर उंगलियां नहीं उगाते। हमारे शरीर की अभिकल्पना बच्चों की वृद्धि के समय भी सावधानी पूर्वक अनुरक्षित रहती है। डीएनए के माध्यम से वही सूचना जो है आपके पेरेंट्स से आप में आई है, और वो सूचना है के कारण ही कोशिका को पता है कि इसके माता पिता कैसे थे और इसको कैसे बनाना है। उस डीएनए में थोड़ा बहुत परिवर्तन आता है तो जरूर अपंगता आ सकती है, लेकिन डीएनए को पता है कि कैसे आपकी माँ बाप की सूचना थी, उस सूचना को कैसे यूज करना है आपको बनाने में। तो वो आपकी उंगलियां, ऐसा नहीं हो सकता कि मुंह पर उंगली उग गई, ऐसा नहीं हो सकता। पेड़ में जो है वो ऐसा होता है, कहीं से ही पटकिया जाती है, वो अलग रहती है। यह समझने के लिए कि संबंधित वृद्धि हार्मोन कैसे सहायता करते हैं, आइए कुछ उदाहरण की परीक्षा करते हैं। नमक के पैकेट पर हमने देखा कि आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन से संवर्धित। हमें अपने आहार में आयोडीन युक्त नमक लेना क्यों आवश्यक है? अवटु ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायरॉक्सिन हार्मोन वही है जिसके कारण से थायराइड जैसा रोग हो सकता है। ज्यादा हार्मोन स्रावित होगा थायरॉक्सिन तो भी थायराइड हो जाएगा, कम होगा तो भी थायराइड रोग हो जाएगा। थायरॉक्सिन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापचय का हमारे शरीर में नियंत्रण करता है ताकि वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराया जा सके। बॉडी बढ़ने के लिए जो है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बहुत जरूरी होता है, वो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के मेटाबॉलिज्म को तैयार कर रहा होता है। उससे यूज करना, कार्बोहाइड्रेट को यूज करके कोशिकाओं को नई वृद्धि प्रदान करना, उसमें मदद कर रहा होता है। जब वही हार्मोन कम हो जाएगा तो इसका उपापचय नहीं हो पाएगा, मेटाबॉलिज्म, इसका पाचन नहीं हो पाएगा और उसके कारण से वृद्धि रुक जाएगी, है ना। अगर ये सही मात्रा में स्रावित होता है तो वृद्धि के लिए उसका संतुलन मिलता है, बैलेंस रहती है वृद्धि हमारी। नहीं तो उसके कारण से प्रोटीन बसा कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो आपको मालूम है क्या होने वाला है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन अनिवार्य है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो यह संभावना है कि हम गाइटर से ग्रसित हो सकते हैं। इस बीमारी का एक लक्षण फूली हुई गर्दन है। क्या आपको टिप्स क्रमांक 7.7 में आउटू ग्रंथि से स्थिति का संबंधित कर सकते हो? देखो आउटू ग्रंथि कहाँ होती है। अच्छा, गोइटर क्या होता है? गोइटर क्या होता है पहले तो वो देख लेते हैं ताकि आपको थायराइड के बारे में और अच्छे जानकारी मिले। उसके लिए एक बार फिर से ज्वाइन करो ताकि आपको बता सकूं गोइटर बीमारी क्या है, किस कारण से होती है। थायराइड के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल बीमारी है, बहुत कॉमन हो चुकी है। ज्वाइन करो एक बार फिर से।